नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि बाजार के दिग्गज और जानकारों से आपकी मुलाकात कर पाएं और कैसे उनकी नज़र है बाजार की, किस तरह की चाल पर और उनकी समझ के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में आप किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, ये हमारी कोशिश होती है आपको समझाने की इस शो के जरिए। आज भी बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटीज़ विनीत सामरे। विनीत, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और जैसा कि शो का नाम ही है निवेश की एबीसीडी, यानी बारीकियां हम इस शो के जरिए दर्शकों को सिखाते हैं, समझाते हैं। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल तो ज़रूर पूछूंगी ही बाजार की चाल को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम चर्चा की शुरुआत थोड़ा सा रिवाइंड होकर करते हैं, क्योंकि जनवरी 2023 और अभी की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशंस में हमने बहुत तब्दीली देखी है, बाजार की चाल को लेकर तब्दीली देखी है। इसी तब्दीली को मैं चाहती हूं कि आप समझाएं। अगर मैं तुलना करूं, साल की शुरुआत हमने की थी जहां पर ये लगा था कि ब्याज दरें जो हैं वो 6-8 महीने में घटती हुई दिखाई देंगी। हमें नहीं पता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे सामने ऐसी खड़ी हो जाएगी। तब की तुलना अगर बाजार के मौजूदा चाल और हाल के साथ मैं करना चाहूं तो क्या क्या तब्दीली है, किस ओर भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया के बाजार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सो आई थिंक ये सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, और जिस तरह से हम प्लान करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, आई थिंक कई बार चीज़ें हैं बहुत अलग तरीके से शिफ्ट हो जाती हैं। सो जो आपने बहुत सही बात कही, फंडामेंटल तौर पे देखें तो सबसे बड़ा जो मैक्रो फैक्टर मैं समझता हूँ वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है कितना वैल्यूएशन मार्केट को होना चाहिए। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट का वैल्यूएशन कम होना चाहिए, जो हम पीई के हिसाब से उसको मापते हैं। और यदि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम होता है तो उसका मीनिंग ये है कि कैपिटल अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं उनकी फिजिबिलिटी और उनकी आईआरआर्स बेटर होते हैं, और इसके मद्देनज़र वैल्यूएशंस जो हैं वो ऊंचे रहते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था ये साल, ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पीक पे हैं और उसकी गिरावट का मूवमेंट चालू हो जाना चाहिए, बट हमने देखा कि इन्फ्लेशन वो उस दायरे में नहीं आया जहाँ पे बैंकर्स को कंफर्ट आए। और अभी भी मैं कहूँगा कि रेट्स यूएस में 30-40 बेसिस पॉइंट्स टॉप से कम हुए हैं, बट अभी भी जो वहाँ पे सेंट्रल बैंकर्स को रिस्क लगती है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यदि हमने इंटरेस्ट रेट घटाना चालू कर दिया तो शायद इमीडिएटली इकोनॉमी में दोबारा से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो ये फियर का जो माहौल है ये आई थिंक बना रहेगा। अब जो राय आ रही है, इकोनॉमिस्ट की कहें या स्ट्रैटेजिस्ट जो कह रहे हैं अगले साल से इंटरेस्ट रेट कम होने की बात करें, बट ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि ये रिस्क इंटरेस्ट रेट की मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि जब से इंटरेस्ट रेट घटना चालू होंगे तब से आई थिंक फॉर द मार्केट्स इट शुड बी गुड, बट ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले बार भी हम प्रेडिक्ट इसको सही तरीके से नहीं कर पाए। जहां तक जियोपॉलिटिकल रिस्क का सवाल है, इसको तो मैं जियोपॉलिटिकल रिस्क हुए, इलेक्शंस हुए, आई थिंक ये तो हमेशा ही रहने वाली चीजें हैं, और इनको ऐसे देखना चाहिए कि ये अनलेस बहुत बड़ा फ्लेयर अप नहीं होता है, बहुत बड़ा डैमेज नहीं होता है, आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटीज, एंड दीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए, जो कि आज इन्वेस्टर्स देख रहा है। थर्ड जो हमने चेंज देखा वो ये है कि जो ओवरऑल मार्केट तो चल मार्केट तो ठीक ही हुआ है, बट स्मॉल एंड मिड कैप्स में काफी बड़ी रैली आ गई है, और इसके सबसे बड़ा जो इसका योगदान रहा है वो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज में खूब सारा डोमेस्टिक लोगों ने पैसा डाला है। एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेस में कहूँगा कि काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, और इन लोगों के जो हिस्ट्री रही है स्मॉल एंड मिड कैप्स की ज़्यादा रिटर्न देने की, तो आई थिंक वो हिस्ट्री को देखते हुए काफ़ी सारा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में लग रहा है। तो मुझे कहीं ये भी थोड़ा सा कॉशन में रेज करना चाहूँगा कि ये कैटेगरी बहुत ही रिस्की कैटेगरी होती है। इनमें जो रेट ऑफ फेलियर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और रेट ऑफ सक्सेस कम होते हैं लॉन्ग टर्म में, एंड हेंस अगर फ्रेंजी में लोग बाग
ये कैटेगरी में बिना देखे समझे अगर निवेश कर रहे हैं और सिर्फ अपसाइड्स लेना चाहते हैं, तो ये क्या है, कभी भी इसमें चेंज एनवायरनमेंट कब होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लोग फंस सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत कॉशन यहाँ पे ज़रूरी है और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे निवेश करना चाहिए। सो आई थिंक ओवरऑल ये तीन चार बातें हैं जो मेरे दिमाग में भी आती हैं जनवरी से लेकर अब तक। तो विनीत, यहाँ पर त्योहार तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चुनावी त्योहार जो है वो देश में चल रहा है। अब ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आपके बाज़ार के अनुभव को देखते हुए हमें ये समझाएं कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद बाज़ार ने किस तरह से परफॉर्म किया है। क्योंकि वैसे तो देखिए, जो लंबी अवधि के निवेशक होते हैं, जो 3 से 5 साल का नज़रिया रखते हैं, उनके लिए बाज़ार की इस तरह की जो ट्रिगर्स होती हैं वो बहुत मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि उनका नज़रिया लंबा है और लंबा नज़रिया अक्सर इस तरह के ट्रिगर्स को जो है वो पचा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे दर्शक हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं इस तरह के ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए। तो बाजार और चुनाव में किस तरह का कनेक्शन अब तक हमने देखा गया है, कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं, ज़रा कुछ समझाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बाजार इरिस्पेक्टिव ऑफ चुनाव एक साल के हिसाब से तो मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा बहुत कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो निवेशक आज बाजार में ऑपरेट कर रहा है, मेरे हिसाब से वो प्रिंसिपली मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट उनकी स्मॉल कैप्स में होंगी या मिड कैप्स में होंगी, रिटेल लेवल के, अगर मैं इन निवेशकों की बात करूं। और जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटली ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस अपने फंडामेंटल से आगे निकल चुके हैं। तो एक साल के हिसाब से तो ये बाजार आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगा वोलेटिलिटी जहाँ से आ सकती है वो डेफिनेटली चुनाव के जो ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशंस होंगे, रुझान आएंगे, उस हिसाब से आई थिंक थोड़ी मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी फ्रॉम द 1 ईयर परस्पेक्टिव। वाइल आपने सही कहा, यदि लोगों का 4-5 साल का अगर निवेश का यदि उनका फोकस है और दायरा है, तो उनको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। अपनी इंडिया की ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। बट ये इस बार मैं कहूँगा चुनाव इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्म्स के, ग्रोथ के, वो लोगों को एक सेंटिमेंटली लगेगा कि शायद स्टॉल हो सकते हैं। और इस चक्कर में यदि कुछ नेगेटिव अगर इसके रिजल्ट आते हैं, तो इसके मद्देनजर मैं ये कहूँगा कि चुनाव को लेके एक साल के पर्सपेक्टिव से तो निवेशकों को डेफिनेटली बहुत ही कॉशियस रहने की बात है। while we are not expecting adverse outcomes from the elections, but मेरे हिसाब से फिर भी ये सब volatility create करती हैं इवेंट्स, एंड hence one should be more cautious is what I would say। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक और जो निवेशक यदि ये देखें कि भारत में जो दो बड़े ब्लॉक्स होते हैं ग्रोथ के, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन जो ब्लॉक है वो थोड़ा स्लो हो चुका है, और ये इसके रीजंस कई सारे हैं। इन्फ्लेशन है, लोगों के जो इनकम लेवल्स से वो इस इन्फ्लेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है। और जनरली देखा ये गया है कि चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत स्पेंडिंग बढ़ती है और बॉटम ऑफ द पिरामिड को थोड़ा बेनिफिट आता है। और वो मैं कहूँगा कि चुनाव के पहले शायद हो सकता है कि जो कंजम्पशन के ट्रेंड्स खराब हो रहे हैं या स्लो हो रहे हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है, ये ऐसा एक अनुमान है। और कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं उसको जो लो लेवल के कंजम्पशन है, मास कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, ऑटो में टू व्हीलर हो गए या एफएमसीजी टाइप ऑफ कंपनीज हो गए, वहाँ पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। कई अगर यदि कुछ स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं और इस एक्सपेक्टेशन में, आई थिंक वन कैन सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ लुकिंग एट दोज इन सम स्मॉल एक्सपोजर बट गुड क्वालिटी कंपनी। जी, साथ ही विनीत, डीएसपी म्यूचुअल फंड नेत्रा नाम से अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी जारी करता है। हर महीने लगातार ये रिपोर्ट आती है। मैं जानना चाहती हूँ कि अब की बार आपकी रिपोर्ट में बाजार की चाल और दशा में क्या क्या फोकस में रखा गया है, किन किन मुद्दों पर आपने जो है गहन चर्चा की है अपनी इस रिपोर्ट में, ताकि निवेशकों को और दर्शकों को कुछ न सिर्फ निवेश को लेकर बारीकियाँ समझ में आए, बल्कि अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहे तो उन्हें मदद मिले।
देखिए, यदि आप नेत्रा के पिछले एक साल के जो हमारे व्यूज हैं और जो हमने इसके मतलब जो मैक्रो इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर हमने फोकस किया है, उसमें हम ओवर द ईयर ये बता रहे हैं कि ओवरऑल जो स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। लाइफ टाइम जो उसका वैल्यूएशन है अपने हिस्टोरिक कभी भी इतना हाई रहा नहीं है। तो आई थिंक एक हमने वहाँ पे भी लोगों को एक कॉशियस रहने की एक हमने चेतावनी दी है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम ये बता रहे हैं कि पिछले लगभग एक साल से हम तीन सेक्टर पे काफी बुलिश हैं, जिसका शायद अब जाके दो सेक्टर में हमने फायदा देखा है। एक था हमारा ऑटोमोबाइल, दूसरा था हेल्थ केयर और थर्ड था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो ये तीनों ही सेक्टर में शायद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में इतना चढ़ाव नहीं देखा गया है, बट हम अभी भी वो सेक्टर में बुलिश हैं। और जो हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल है वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा वो हमारा व्यू रहा है और उसमें हमको हमारे पोर्टफोलियो में हमने बेनिफिट आते हुए देखा है। थर्ड, हम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात नेत्रा के थ्रू बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि जो ग्लोबल यूएस इकोनॉमी है पर्टिकुलरली, वहाँ पे अब साइंस दिख रहे हैं कि वो स्लो डाउन के साइंस दिख रहे हैं। और ये ट्रेंड बड़ा ही मायने रखता है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी जो अभी तक लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आया नहीं है, लेबर मार्केट अभी भी सही है, बट अभी जैसे कुछ पीएमआई का डेटा हमने देखा, वहाँ के लेबर मार्केट का देखा, तो थोड़ा सा इन्फ्लेक्ट होना चालू हुआ है स्लो डाउन की तरफ। सो आई थिंक ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि ये स्लो डाउन थोड़े बड़े पैमाने पे आता है तो इसका इम्प्लीकेशन सारे दुनिया के बाजारों में होगा। और हो सकता है कि जो फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स हैं ओवर द नेक्स्ट मे बी 1 year 1.5 year could be slightly relatively better as compared to equities if the global slowdown happens, because तब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट शायद वो एक्ट करेंगे और उसमें जो फिक्स्ड इनकम का जो वो है दैट शुड बी बेटर। सो आई थिंक दीज आर some of the important things which we have been highlighting through our Netra report. बिल्कुल, इस तरह की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो काफ़ी मददगार होती हैं निवेशकों के लिए, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़कर न सिर्फ अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी डिसाइड करना चाहते हैं बल्कि बाजार को भी समझना चाहते हैं। हर खबर आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहा है। बनिए चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। जल्द लॉग इन करें etnowswadesh.com पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। Rajnikandha Wires and Cables, connecting people to power. पापा जी, कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट करना था, लेकिन ढंग के बाहर से नहीं मिल रहे। पापा जी, घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। कुछ लोगों के लिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा। तो अगर रिसर्च की फाइंडिंग्स में लेकर चलूँ विनीत, तो जो आपने कहा स्लो डाउन के बारे में और यूएस के बाज़ारों के स्लो डाउन की आपने बात की, अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन की आपने बात की है, तो ये इस बात को मैं चाहती हूँ क्योंकि ये मुद्दा अक्सर चर्चा में रहा है विनीत। पहले जब ये चर्चा में था तब हम कहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अपनी धरोहर पे काफ़ी मजबूत खड़ी है। अब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बदली है, क्योंकि ये ग्लोबल जो पॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं हमारे सामने है, लेकिन साथ ही हमारे बाजारों में एफआईआईज़ की बिकवाली जो है वो शुरू होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर इसी मुद्दे को, इस स्लो डाउन के मुद्दे को ही मैं पहले से कंपेयर करना चाहूँ, तुलना करना चाहूँ, तो क्या कुछ बदला है? क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि हम अपने फ्रंट पर मजबूती से खड़े हैं, हमारे लिए कोई खास रेड फ्लैग्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे, और इसीलिए इस स्लो डाउन का अगर हम कोई लैग इफेक्ट देख भी रहे हैं तब भी भारत पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या कहेंगे, कैसे आप समझाएंगे विनीत?
ये आपने बहुत सही सवाल किया। तो मैं एक दर्शकों का एक जो ध्यान है इस क्वार्टर के तिमाही रिजल्ट पे बताना चाहूँगा कि यदि आप इस पे गौर करें तो जो निफ्टी 50 कंपनीज यदि हम देखें तो उसमें जो प्रॉफिट है जिसको हम एबिटा के तौर पे मापते हैं, तो लोगों का कंपनीज के प्रॉफिट तो काफ़ी ठीक ठाक आए हैं। ऑलमोस्ट अबाउट 60-70% ऑफ द कंपनीज जो हैं उन्होंने या तो अपने एस्टिमेट्स को मीट किया है या बीट किया है, और शायद हो सकता है 15-20% कंपनीज है जहाँ पे एस्टिमेट्स नहीं आए हैं, तो ये 21% से शायद अपनी प्रॉफिट ग्रोथ आई है। बट यदि हम सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें तो सेल्स ग्रोथ, और मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने लो बेस पे हाई नंबर दिखाया उसको मैं हटाता हूँ निफ्टी 50 कंपनीज में, तो एक ग्रोथ बहुत ही कम है, 5-1% की ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने इकोनॉमी में वैसे तो सब ठीक चल रहा है, बट जो ग्रोथ मोमेंटम है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिसलेरेट हो गया है। और इसका जो मैंने रीजन कहा, एक तो है कंजम्पशन ग्रोथ, वहाँ पे हमने क्लियर ट्रेंड्स ऑफ स्लोडाउन देखा है। और जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, आई थिंक वहाँ पे अभी तक ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं, ऑर्डर बुक आ रही हैं, ग्रोथ आ रहा है। बट इलेक्शन के पहले ये भी होता है कि जो ऑर्डर मोमेंटम है वो स्लो हो जाता है because of the pre-election rules the or restrictions. Order are not given out at that point in time. So I think ये momentum जो इन्वेस्टमेंट का यदि कंजम्पशन ट्रेंड वापस नहीं आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन का इफेक्ट हो। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि जब ग्लोबल स्लो डाउन होगा, यूएस इकोनॉमी स्लो होगी, चूंकि अपनी कई सारी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, थोड़ा बहुत बिजनेस वहां से भी आता है, तो वो भी एक अफेक्ट होगा। सो आई थिंक अपने यहाँ पे इस तरह के रिस्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये मोमेंटम को यदि इंडिया को तोड़ना है और अपने को वी हैव टू सस्टेन द हाई ग्रोथ, आई थिंक द कंजम्पशन डेफिनेटली हैज टू कम बैक एंड इन्वेस्टमेंट needs to sustain the momentum, I think is what I would say. अच्छा विनीत, एक और चीज़, क्योंकि हम बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चाइना का एक कमबैक हो सकता है। आप बहुत ही सारे विदेशी संस्थागत निवेशकों से बातचीत करते होंगे, मुझे ये बताइए कि किस तरह की सेंस निकलती हुई आ रही है। भारतीय बाजार जो हैं उनके लिए एक प्रीमियम बाजार तो बन ही गए हैं, लेकिन अब जो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है चाइना की तरफ से, किस तरह का इम्पैक्ट आपको भारतीय बाजार की जो पोजिशनिंग है उस पर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय बाजार अब सबकी नज़र में आने शुरू हो गए थे, लेकिन अगर चाइना का रिवाइवल हम होता हुआ देख रहे हैं तो क्या हम जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे, या कहानी अगर वहां से आगे बढ़ गई है तब भी जो हमारी पेस है आगे बढ़ने की उसमें क्या आप धीमापन देखते हैं? कैसे चाइना की कमबैक स्टोरी को आप पढ़ते हैं, समझते हैं और समझाएंगे? इसमें मैं दो बात कहूंगा कविता जी। तो आई थिंक कोई भी निवेशक हो, भारत का निवेशक हो या बाहर का निवेशक हो, उनके हिसाब से सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है, उनको रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे वो ये देखना चाहते हैं कहाँ पे रिस्क कंट्रोल करके अपना रिवॉर्ड सही हो, मतलब रिटर्न सही हो। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, स्ट्रक्चरल थीम तो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो थीम है इसको ना केवल भारत के निवेशक बट ग्लोबल निवेशक इसको अब नकार नहीं रहे हैं। इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत में स्ट्रक्चरल ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बनी रहेगी। और ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कहाँ जहाँ पे उनका थोड़ा कॉशियस स्टांस होता है वो ये रहता है कि अपने वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो थोड़ा भी अगर मार्केट में करेक्शन होता है, आप देखेंगे कि फॉरेन के निवेशक भी दोबारा से आ जाते हैं, बिकॉज उनको ये यहाँ की ग्रोथ कैप्चर करनी है। और यहाँ की ग्रोथ, जब मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो रिवॉर्ड तो है, बट रिस्क के बेसिस पे भी यदि मैं देखूँ तो रिस्क कम है, विजिबिलिटी बेटर है, गवर्नमेंट पे ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस है, रिफॉर्म्स पे कई सारा कॉन्फिडेंस है, और अपनी इकोनॉमी में बिकॉज चूंकि स्प्रेड ऑफ द सेक्टर जहाँ पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं काफ़ी अक्रॉस द सेक्टर्स हमको बेनिफिट दिख रहे हैं। रियल एस्टेट हो आज, मैन्युफैक्चरिंग हो आज, फार्मास्यूटिकल हो आज, आईटी विल बी लिंक टू द ग्लोबल, बट आई थिंक दे आर स्टिल जनरेटिंग गुड कैश फ्लोस। तो बैंकिंग है, तो आई थिंक काफ़ी सारे स्प्रेड्स हैं जहाँ पे निवेशक निवेश कर सकते हैं। और जब मैं चाइना की बात कहूँ,
हमारे जो इंटरेक्शंस चलते हैं निवेशकों से, वो यही बताते हैं कि अब जो है लोग बाग चाइना से स्ट्रक्चरली थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। कई बार जब चाइना नीचे आया उन्होंने वापस दोबारा से पैसा डाला, बट वहाँ पे रिस्क ये है कि उनको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कई बार ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कम रहती है, तो वो उस चक्कर में वो थोड़ा सा ज़्यादा निवेशक वहां से नाराज हैं। और इसके चलते मुझे लगता है कि वहां जब भी मार्केट में रैली की, हो सकता है कि निवेशक वहां से, जो स्ट्रक्चरल निवेशक है, वहां से निकलना चाहे और भारत जैसे देशों में वो शायद निवेश करना चाहे। सो आई थिंक जब तक वहां पे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब बहुत क्लियर नहीं, क्लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म निवेशकों को वहां पे से शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा फेथ नहीं रहे। जी विनीत, यहाँ पर समय मेरा ख़त्म हो जाता है लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होते, और आखिर में बस यही सवाल पूछना चाहूँगी जो हमसे दर्शक पूछ रहे हैं, निवेशक पूछ रहे हैं, छोटी अवधि के जो खिलाड़ी हैं वो पूछते हैं कि मिड और स्मॉल कैप में क्या किया जाए। मिड और स्मॉल कैप में क्या फ़िलहाल अगर आपके पास मुनाफा है तो पोजीशन को हल्का कर लिया जाए, और क्योंकि लार्ज कैप में अब हम चाल बदलती हुई देख रहे हैं तो क्या अपना थोड़ा सा पैसा ज़्यादा वहाँ पर लगाया जाए, और ख़ासतौर से अगर मैं फ़ंड्स के लिहाज से कहूँ तो क्या एक्टिव लार्ज कैप्स की ओर आपका रुझान अब थोड़ा सा बढ़ना चाहिए? कैसे आप इस पूरे अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अपनी रणनीति जो है वो बना सकते हैं, बदल सकते हैं? क्या आपकी सलाह होगी? तो आई थिंक ये बहुत ही आज के जो माहौल है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और सभी निवेशक हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे इजी, एक तो सबसे पहले क्या है कि इसमें कोई एक आंसर है नहीं, क्योंकि हर निवेशक अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से देख रहा है इस चीज़ को। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ईजी जो मेरे लिए आंसर वो ये है कि निवेशकों को अपना थोड़ा ज़्यादा पैसा एलोकेशन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या फ्लेक्सी कैप है या लार्ज एंड मिड कैप है, इस तरह से उनको वहाँ पे अपना निवेश थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि जो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी है, यदि निवेशकों की है, उनमें इन्वेस्टेड हैं, अच्छे फंड्स में यदि इन्वेस्टेड हैं, क्वालिटी का फोकस है, और उनके पास यदि अगले 7-8 साल हैं जहाँ पे वो ये पैसे को टच नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी भारत में आएगी ये वेल स्प्रेड आउट अपॉर्चुनिटी होगी। मिड कैप कंपनीज भी बेनिफिट होंगे, स्मॉल कैप कंपनीज भी बेनिफिट होंगे। मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि इंडिया में कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनमें लार्ज कैप कंपनीज है ही नहीं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हुई, तो लार्जेस्ट कंपनी जो बिल्डिंग मटेरियल्स में यदि टाइल कंपनी माने तो वो एक मिड कैप कंपनी है। यदि मैं एग्री बिजनेस की बात करूँ, एग्री जबकि उतना भारत में बहुत बड़ा है, नंबर 2 एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी है वो या तो मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को भी टैप करने के हिसाब से ऐसा नहीं है कि लोगों को इस कैटेगरी को से निकल जाना चाहिए, बट यदि टाइम है, होराइजन है, तो बने रहना चाहिए, पैसा यहाँ पे भी बनेगा। बट आज के माहौल में जब ये इतना बढ़ चुका है और लोगों के पास यदि 1-2 साल का ही समय है, तो मुझे लगता है उनको अगर बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है, ये कैटेगरी में एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, तो हल्का होके या तो डाइवर्सिफाई कर लें, लार्ज कैप में थोड़ा डाल दें। लार्ज कैप में जो टॉप 7-8 कंपनीज हैं उन्होंने 2 साल से कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, तो ये भी सब रिवर्सल होगा, हमेशा बाजार तो ऐसा रहता नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पे भी इंक्रीमेंटली आउटलुक लोगों को अच्छा होते हुए दिखेगा, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट एनवायरनमेंट में 1-2 साल के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी टू हैव स्लाइटली डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर एंड सम एक्सपोजर टू द लार्ज कैप आल्सो। विनीत, धन्यवाद आपका, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बताया कि बाजार की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, साथ ही निवेश पोर्टफोलियो में क्या बदलाव उन्हें करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें। और शो अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर ये शो अगर आप हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए ताकि आपके सवालों को हम शो में भी शामिल कर सकें। नमस्कार।